हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम आज का प्रीक्योर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मलाथियन। ठीक है, तो जो ये पर्टिकुलर मलाथियन की यहाँ पे बात हो रही है ये बेसिकली यूज़ हो रहा है लोकस्ट्स के लिए। लोकस्ट आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक पूरा प्रीक्योर में एक पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है कि लोकस्ट क्या होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इनको कंट्रोल करने में लगी हुई है। शायद उस समय वो ऑर्गेनाइजेशन आपको उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी थी, लेकिन आज इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है, राइट, कि ये लोकस्ट के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड यूज कर रही है विच इज कॉल्ड मलाथियन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिसेंटली जो मलाथियन है ये ईरान को दिया गया है। किस लिए? ईरान में जो लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है उसके लिए। ठीक है, तो ये जो मलाथियन है बेसिकली ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ दैट आई वांट यू टू सी इज कि ये एक पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड की फैमिली है जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बस आप टेक्निकल टर्म याद रख लो। कई बार ना आपको ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि 3-4 तरीके के इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके नाम दे दिए, व्हाट आर दे एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि द मोमेंट दे से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये तो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की बात कर रहा है। तो आप देखोगे बहुत जगह इंसेक्टिसाइड वर्ड यूज है, पेस्टिसाइड वर्ड यूज है, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो मलाथियन की हम बात कर रहे हैं ये किस फॉर्मेट में इंसेक्टिसाइड है? किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, एमल्शन की फॉर्म में, एवरी अदर फॉर्म इज पॉसिबल। तो मलाथियन कैसे काम करता है? ये बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है लोकस्ट का उसको अटैक करता है। ठीक है, और लोकस्ट के नर्वस सिस्टम को अटैक करके कुछ इस तरह के सिग्नल्स देता है कि ये जो इंसेक्ट है ना ये मूव कर पाते हैं और ना ये ब्रीथ कर पाते हैं। इवेंचुअली जो है ये लोकस्ट दे डाई आफ्टर दिस। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि मलाथियन का बेसिक एजेंडा क्या है या किस तरह से ये इंसेक्ट को रोक रहा है, तो आप बोलोगे कि ये नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि पेस्टिसाइड्स की बात है, इंसेक्टिसाइड्स की बात है, तो बेसिक चीज़ क्या है आपकी? पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज़ किए जा रहे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। ध्यान देना, पेस्ट कुड बी एनीथिंग। पेस्ट आपका एनिमल भी हो सकता है या प्लांट भी हो सकता है जो कि डेट्रीमेंटल होता है। इसलिए आप देखोगे कि कभी कभी पेस्ट में वीड को भी इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। वीड क्या होते हैं? वो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। तो याद रखना, पेस्ट कुड बी एन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के पेस्ट को आप केटर कर रहे हो इसके डिफरेंट नाम है। जब आप इंसेक्ट को केटर कर रहे हो तो इंसेक्टिसाइड, इसलिए आपने देखा लोकस्ट के लिए इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है बिकॉज लोकस्ट एक टाइप का इंसेक्ट है। जब आप प्लांट्स के लिए यूज करोगे इन पेस्टिसाइड्स को तो हर्बिसाइड्स नाम हो जाएगा, राइट। बैक्टीरिया के लिए यूज करोगे बैक्टीरिसाइड्स हो जाएगा। इसी तरह से डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट नाम है जो आपको पता होने चाहिए। और जैसा कि मैं आपको कह रही थी डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है। सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू द केमिकल कॉम्पोजिशन, बस आप याद रखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बमेट, राइट, पाइरिथ्रॉइड। तो कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बमेट एंड पाइरिथ्रॉइड जो है इट इज एसोसिएटेड विद, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, डिपेंडिंग अपॉन की क्वेश्चन कैसा आया है। अच्छा, कभी कभार ना आई वांट यू टू थिंक, ओके, कभी कभी जो बीटी वगैरह वाले इश्यूज आते हैं आपके, है ना, तो इनमें क्या होता है, कभी कभी आता है कि ऐसा लिखा जाता है कि इनमें एक जीन ऐड कर दिया गया है जिससे कि आपका एक पर्टिकुलर जो भी पौधा है वो रेजिस्टेंट हो जाता है किसी ना किसी फंजाई को। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स कि जैसे कि आप ऊपर से कोई पेस्टिसाइड डाल रहे हो, है ना, कि मान लो, जैसे सिंपल शब्दों में समझते हैं, मान लो कि मैंने खेती की हुई है और मैं ऊपर से कोई पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाल रही हूँ ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज से बचे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोकस्ट के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे हो सो दैट वो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से बचे। सिमिलरली बीटी जो ये इश्यूज आते हैं ना, बीटी, कॉटन, वीट, इन सब में बहुत ज्यादा रहता है। तो द मोमेंट इट सेज कि एक ऐसा जीन ऐड कर दिया जिससे दे आर रेजिस्टेंट टू सम पर्टिकुलर इंसेक्ट, इसका मतलब है कि अब आपको ऊपर से वो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर चीज में ये चेंजेस किए गए हैं, राइट, उसमें ऑलरेडी इंटरनली उसके स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है, उसके अंदर एक ऐसा जीन डाल दिया गया है जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंट है इनमें से किसी इंसेक्टिसाइड या बैक्टीरियासाइड या लार्वासाइड से। ठीक है, तो कभी भी अगली बार आपको न्यूज में है ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है जी। चलो, एक RIC ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, इवेंचुअली व्हेन द मीटिंग हैपेंस यू विल हैव लॉट ऑफ डिटेल्स, बट फिलहाल आपको याद होना चाहिए कि RIC की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1998 में जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे, राइट, उन्होंने इसको कंसीव किया था, ठीक है। उस समय ये क्यों शुरू हुआ था, बेसिकली वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा नया ग्रुप बनाए जो कहीं ना कहीं US जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को हमेशा गाइड करता रहता है, उन्हें उनके अंडर ना रहते हुए हम एक अपना अलग ग्रुप बनाए जिसमें कि चाइना और इंडिया के साथ नए तरह से शुरुआत की जाए रिलेशंस की, राइट। इंडिया और रशिया तो आपको पता ही है कि हमेशा से कितने क्लोज रहे हैं, इसीलिए अगर अंग्रेजी में आपको ये कह दिया जाए कि ओल्ड टाइज को रिन्यू करना चाहते थे ये इंडिया से, दैट विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और चाइना के साथ कहीं ना कहीं एक न्यू फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश है, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूली डिस्कवर्ड फ्रेंडशिप विद चाइना। तो रशिया बेसिकली क्या चाह रहा है, दोबारा से देख लेते हैं कि जो भी US द्वारा पॉलिसी जो है डोमिनेट की जाती है फॉरेन पॉलिसी, उसके अगेंस्ट हम एक ग्रुपिंग बनाए रशिया, इंडिया और चाइना के साथ, सो दैट इंडिया के साथ जो हमारे पुराने टाइज थे वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो एंड चाइना के साथ न्यूली डेवलप्ड फ्रेंडशिप भी बहुत ज्यादा आगे आए। अच्छा, एक ना जिस एडिशनल चीज, ठीक है, जापान, USA, इंडिया जो है, इनकी भी एक टर्म प्रधानमंत्री जी ने यूज की थी विच वाज कॉल्ड जय और विक्ट्री, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में भी बात नहीं हुई है, बस इतनी बात हुई है कि कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की जाएगी इन 3 नेशंस में, ताकि वर्ल्ड पीस और प्रोस्पेरिटी की बात हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है ये, बट हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूज कुछ मिले तो आप अपने आप उसको अपने नोट्स पे ऐड कर सकते हैं, इवेंचुअली जैसे न्यूज आएगी, एंड वी विल आल्सो कवर दैट इन योर प्रीक्योर। अगली चीज पे आते हैं, आपकी अगली न्यूज है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आई फ्लोज। तो आई फ्लोज का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, ठीक है। तो फ्लड्स के लिए ऑलरेडी आपको एक वार्निंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है, इसका बेसिक एजेंडा क्या है कि जितने भी फ्लड प्रोन एरियाज हैं, ऐसे एरियाज जहां पे फ्लड्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, वहां पे ऑलरेडी उनको वार्न कर दिया जाए, राइट, 6 to 72 आवर्स पहले इन एडवांस कि आपके यहाँ पे फ्लड आ सकता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा कोई सिस्टम मुंबई में लाया गया है, लेकिन क्या ये इकलौती सिटी है जहां पे ऐसा कोई सिस्टम है, नहीं, राइट। आफ्टर चेन्नई दूसरी सिटी है जहां पे ऐसा कुछ करने की कोशिश है, और इवेंचुअली बेंगलुरु और कोलकाता में भी ऐसे सिस्टम्स को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह का डेटा है इसमें, अगर आप देखो, इसमें 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये ऐप कर क्या रही है, राइट। तो डाटा एसिमुलेट कर रही है ना कि फ्लड वार्निंग से एसोसिएटेड जो भी डेटा है हमें पता लग जाए, फ्लड्स के बारे में पता लग जाए, कितनी वल्नरेबल है, कितनी नुकसान हो सकता है, क्या क्या रिस्क्स हैं, राइट। डेटा को डिसमेंट करना कि डेटा आप सब तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद किस तरह के डिसीजंस आपको लेने चाहिए उसके बारे में भी ये डेटा आपको देता है, ठीक है। तो कहीं ना ये चीजें मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी भी आप वे फॉरवर्ड लिखते हो किसी न्यू ऐप का या किसी डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन का कि उसे बेटर कैसे बनाया जाए, तो ये 7 चीजें दैट आप अपने वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि कभी भी अगर कोई डिजास्टर का सिस्टम है उसे बेटर बनाना है तो उनमें ये 7 मॉड्यूल्स हो सकते हैं, या इन 7 फंक्शंस को आप वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। तो ये भी एक रीजन था कि मुझे ये सही लगा कि आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, लोनार लेक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था, बट जस्ट फॉर रिविजन कि जो लोनार लेक है, आप देखोगे कि ये इसका कलर चेंज हो रहा है, कई जगह पे पिंकिश लिखा है, कई जगह पे रेडिश लिखा है। तो नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उन्होंने बोला भाई आप हमें इस पे रिपोर्ट दीजिए, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने स्पेकुलेट किया है कि किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं। देखो, बहुत सिंपल है कि जो लोनार लेक है ना उसमें बहुत ही समय से बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें रेन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर का एडिशन नहीं हुआ है, रादर गर्मी बढ़ने की वजह से उसमें पानी घटा ही है। अब मान लो कि पानी है और मान लो कि 1 लीटर पानी है और उसमें 100 ग्राम सैलिनिटी है ना, 100 ग्राम सॉल्ट है। अब मान लो पानी तो घट रहा है लेकिन सॉल्ट उतना का उतना है। अब मान लो 1 लीटर से आधा लीटर पानी रह गया बट सॉल्ट उतना का उतना है। इसका मतलब क्या, सैलिनिटी में चेंजेस होंगे, ठीक है। द मोमेंट सैलिनिटी में चेंजेस होंगे तो वहां पे जितने भी उनके इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं, उनका बिहेवियर डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि इस नए रादर रेन वाटर ना आने की वजह से जो पानी वहां डिक्रीज हो गया है उसकी वजह से सैलिनिटी भी बदली है, एल्गी भी बदली है, उनके जो इकोसिस्टम है वो बदले हैं, इसलिए भी ये कलर चेंज हुआ है। ऑल्सो एक और रीजन क्या है कि जो ये
लेक का सरफेस है, इसमें 1 मीटर से नीचे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे बायोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसा कोई चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे बहुत से लेक्स हैं, राधा ईरान में एक लेक है जहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस पहले भी देखे गए हैं, इसलिए उनके बेसिस पे ये स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। ठीक है जी, ओके। एक और चीज़ नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट भी है। ठीक है, जियो हेरिटेज मोमेंट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन इसको नोटिफाई कर रहा है, कौन इसके मेंटेनेंस प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। याद रहेगा, जियो एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बार ना इनकी लिस्ट चेक कर लो विकिपीडिया पे कि कौन कौन से नेशनल जियो हेरिटेज मोमेंट्स है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक बार लिस्ट देख लोगे तो प्री में आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोनार लेक की इन जनरल बात करें तो ये एक क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है जी, बहुत समय पहले राइट, जो ये मीटियोराइट है ये अर्थ की तरफ आया था और अर्थ से ये टकरा गया था। सो द मोमेंट एक मीटियोराइट आपसे टकराएगा अर्थ से, तो क्या होगा, अर्थ में उतना ही बड़ा गड्ढा हो जाएगा, क्रेटर हो जाएगा। सो उसमें इवेंचुअली पानी भर गया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ क्रेटर लेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डेक्कन रीजन में है, राइट, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा डेक्कन रीजन है। ठीक है, डेक्कन रीजन कौन सी रॉक से बना है, बसाल्टिक रॉक से। आई होप आपको इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पता है, तो जस्ट गो बैक एंड चेक आउट कि बसाल्टिक रॉक किस तरह की रॉक है। ठीक है, डेक्कन में ये स्पेसिफिकली पाई जाती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए एक न्यूज थी आपकी अथीरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो पहली चीज क्या है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, केरला से एसोसिएटेड है। बहुत समय तक इसको गो अहेड नहीं मिल रहा था, इसके बहुत ही इकोलॉजिकल रीजंस हैं एंड द अदर रीजंस, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन कहाँ है। तो ये केरला में है, यहाँ पे एक डैम बनाने की कोशिश है, राइट, चालकुडी रिवर पे। ठीक है, तो ये चालकुडी रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ है, याद रखेंगे आप, अन्नामलाई रीजन इन तमिलनाडु। गूगल करने की जरूरत नहीं है, आई थॉट ऑफ गिविंग यू एन इमेज, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, मोस्टली मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या अगर चालकुडी रिवर की आपको ओरिजिन के बारे में पूछ लिया उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें कि फॉल्स जो है वो इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अथीरापल्ली फॉल्स है एंड वजहाचल फॉल्स है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नाम अगर आपको थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, याद रखिए प्री में आपको सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ इस तरह से याद कर लीजिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए सिक देखते हैं, इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम है। वेस्ट एक्सचेंज मतलब जो भी वेस्ट है ना, किस तरह का वेस्ट, जो टॉक्सिक वेस्ट है आपका। ठीक है, अगर आप देखो सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है उस टॉक्सिक वेस्ट को दोबारा रिसाइकिल करना, दोबारा यूज करना, उससे एसोसिएटेड एक प्लेटफॉर्म है। अब कैसे हम ये प्लेटफॉर्म हमें मदद करेगा इसको रिसाइकिल और यूज करने में, राइट, जो पूरा प्रोसेस है इसको कि डिस्पोजल से लेके रिसाइकल से लेके रीयूज करने का, उस पूरे प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हो आप अपने प्लेटफॉर्म पे। सिंपल होता है, मान लो कि आपका कोरियर जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। दिस इज व्हाट विल हैपन हियर, कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप ट्रैक कर सकते हो, सही हुआ या नहीं हुआ ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, अगेन जितना भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो भी हुआ, उसको भी आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली पूरी, रादर देन हैविंग अ पेपर ट्रेल, आपने एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बना दिया कि यहां से आप पूरा का पूरा इसको ट्रैक कर सकते हो। किसके अंडर है ये, आंध्र प्रदेश एनवायर मैनेजमेंट कोऑपरेशन के अंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, तो आप क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, चलिए 6th मास एक्सटिंक्शन न्यूज में है आपके। ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन की बात है ना, बहुत सिंपल है। जैसे कि बहुत बार हम ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज या फिर जो ये ग्लोबल वार्मिंग है कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी हुआ है, राइट, क्योंकि एक्सटिंक्शंस तो पहले, ऐसा नहीं है कि जो आप आज हो तो आप पहली बार स्पीशीज हो, नहीं, ऑलरेडी 5 एक्सटिंक्शंस हो चुकी हैं, 5 स्पीशीज पैदा होके खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इस बार और जो पिछली 5 एक्सटिंक्शंस थे उनमें एक बहुत बेसिक फर्क है। जो पिछली एक्सटिंक्शंस थी, ठीक है, वो एनवायरमेंट की वजह से हुई थी। एज एन एनवायरमेंट इन द सेंस कि एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस थे। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए या एस्टेरॉइड के साथ कोलिजन हो गया। एनवायरमेंट ने अपने आप खुद को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसा इवेंट किया था। लेकिन जो ये वाला एक्सटिंक्शन है छठा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ऐसी स्टडी हुई है कि जितना भी एक्सटिंक्शन है उसका रीज़न है ह्यूमंस।
तो ये पहली ऐसी एक्सटिंक्शन होगी जिनमें ड्राइविंग फोर्स एक्सटिंक्शन की क्या है, ह्यूमंस। जो भी ह्यूमंस एनवायरनमेंट में इश्यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये पर्टिकुलर एक्सटिंक्शन जो है वो होगी। इस पर्टिकुलर एक्सटिंक्शन को जो नाम दिया गया है, याद रखोगे आप, एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। ठीक है, और हमें कैसे पता चल रहा है कि एक्सटिंक्शन हो रही है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि हम एक मास एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, जहां पर ये एक्सटिंक्शन ह्यूमन बींग्स की तरफ से हो रही है। ठीक है जी, सिंपल था, और ये भी आपको समझ में आ गया कि पिछली और इस वाली एक्सटिंक्शन में क्या फर्क है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको पिछली 5 एक्सटिंक्शंस दी हैं। आप देखोगे डेवोनियन एक्सटिंक्शन, पर्मियन एक्सटिंक्शन, हर एक के ईयर्स हैं, आप चाहो तो इनके ईयर्स भी पढ़ सकते हो, एंड वट एवर हैपेंड हियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, सो दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। अगर आप यहाँ भी देखना चाहो, अगर आप कॉजेज देखो तो देखो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ग्लोबल वार्मिंग, अगेन वॉल्केनिक एक्टिविटी, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट। तो आप देख रहे हो इन सभी चीज़ों में जो आपका एनवायरनमेंट है उसका खुद का बहुत बड़ा एजेंडा है, खुद का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जो अब वाली एक्सटिंक्शन है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमंस आर द ट्रिगरिंग पॉइंट, बिकॉज एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं जिनके लिए ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, सिंपल था। चलो आगे आते हैं। नगर वन स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। नगर वन स्कीम क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ये पर्टिकुलर स्कीम अनाउंस हुई है। नगर वन स्कीम, नगर से एसोसिएटेड हो रहा है कि नगर एज इन अर्बन रीजन्स, राइट। तो अर्बन रीजन्स में फॉरेस्ट बनाने की बात हो रही है। रादर अगर हम बहुत ही प्रिसाइज नंबर पे जाएं, 200 अर्बन रीजन्स में फॉरेस्ट बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। और इसके लिए हमेशा आप देखोगे कोई भी जो प्रोग्राम है उसका एक पायलट प्रोग्राम होता है, राइट, कि एक बेसिक मॉडल होता है जिसको आप फॉलो करते हो। तो जो ये अर्बन फॉरेस्ट का मॉडल है ये पुणे में है, दैट इज वारजे अर्बन फॉरेस्ट। तो इस पर्टिकुलर अर्बन फॉरेस्ट को रोल मॉडल माना जाएगा। तो आप देख रहे हो नाम से आपको पता चल रहा है, द मोमेंट आप से नगर पालिका, तो कहीं ना कहीं अर्बन रीजन्स की बात है कि यहाँ पे हम फॉरेस्ट बनाने की बात करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे मुद्दे में ध्यान दीजिएगा, जितना सरकार की इंपॉर्टेंस है उतनी ही पीपल्स पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, एनजीओज, म्यूनिसिपल बॉडीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी इसमें कोलैबोरेट करेंगे। अब मान लीजिए नगर वन बनाना है, लैंड होना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड को बेटर किया जाएगा, या अगर कोई वेकेंट लैंड है जहां पे अर्बन रीजन में फॉरेस्ट बनाया जा सकता है वहां पे फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। सिंपल था। अब इसका पैसा कहां से आएगा, पैसा आएगा बाय कैंपा। कैंपा क्या है आपकी, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो याद रखिएगा कि कैंपा से इसके फंडिंग आने वाली है। कैंपा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस की टर्म्स में, इसके फंड्स के बारे में। सो मे बी वील हैव अनदर लेक्चर समडे अबाउट दिस एज वेल। एक और चीज जो कि आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, सबसे पहले अगर आपने न्यूज देखी हो तो वहां पे हमने कहा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इसको शुरू किया गया है। तो आपके लिए डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे। ठीक है जी, ओके। पेट्रापोल बहुत ज्यादा न्यूज में है। कुछ ना इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है आपकी, चेक पोस्ट बिटवीन सर्टन रीजन्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में क्या हो रहा है आपके, कि जो पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, सबसे पहले तो यू विल गो बैक एंड चेक आउट कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड विच कंट्री। तो यूजुअली क्या है, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में कुछ ऐसे चेक पोस्ट बनाई गई है ना। व्हेन आई से चेक पोस्ट, इसका काम ऐसा कुछ सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग का नहीं है या बीएसएफ की तरह या आर्मी की तरह रोल नहीं है, लेकिन इनका बेसिक एजेंडा क्या है कि ये फैसिलिटीज देती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कस्टम्स के, इमिग्रेशन के, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है दोनों तरफ की जो एसिमिलेशन है उनको और स्मूथ बनाने का। ठीक है, ये एक आपका डायग्राम था इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे कि हम कहीं ना कहीं सिंगल विंडो सिस्टम बना रहे हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स, इनकी सीमलेस फंक्शनिंग हो एंड स्मूथ सिस्टम हो। अब ये किसके अंडर आते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी वेबसाइट पे ऐसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है वो भी बताए हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि कुछ पाकिस्तान के साथ है, कुछ नेपाल के साथ है, कुछ म्यांमार के साथ है, कुछ बांग्लादेश के साथ है। तो ये सारे के सारे आप याद करोगे। अब ध्यान देना,
कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और कुछ अभी बनने की कगार पे हैं. सो द वंस विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर एसोसिएटेड विथ फेज 1 एंड द वंस विच आर स्टिल इन कंस्ट्रक्शन या उन पे अभी भी काम हो रहा है उनको फेज 2 कहते हैं. ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक मैप यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे कि फेज 1 में कौन से हैं, फेज 2 में कौन से हैं. सो अकॉर्डिंगली आप इनको याद करेंगे. कौन सी स्टेट में ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, चलिए एक लास्ट चीज़, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि जो भी रीजन्स न्यूज़ में हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रिपोली न्यूज़ में था, तो ट्रिपोली के साथ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये मलेशिया से एसोसिएटेड, बट अगेन दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए इस समय पर वो है कि ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, दैट इज़ लीबिया. बहुत ही डायरेक्ट जो ये सिटीज़ हैं इनका मैच द फॉलोइंग आता है विद द कंट्रीज दैट दे आर एसोसिएटेड विद. ठीक है जी, चलिए. सो दैट वाज ऑल फॉर द डे. एक चीज दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसे का जो प्रोग्राम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे लगता है ऐसे जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पेपर्स. यूजुअली आप GS 1 2 3 4 के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हो, ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हो, बट वी फॉरगेट ऐसे के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं दोस्तों. एंड एन ऐसे कैन बी द वन हिंड्रेंस विच एक्चुअली, या रादर इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी और एन हिंड्रेंस डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना अच्छा प्रिपेयर किया है. सो लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दिस इज वेल. ठीक है, पहले तो हमने 2021 के लिए ही ये प्रोग्राम निकाला था. देन अ लॉट ऑफ यू आस्क्ड अस कि नहीं यू वांट टू वर्क ऑन योर 2020 मेंस एज वेल. तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है जी. बहुत सारे मेंस के ऐसे लेक्चर्स होंगे जो कि सर लेंगे. कुछ आपसे थीसिस प्रैक्टिस कराए जाएंगे कि बेसिक्स आपको किसी भी टॉपिक में क्या लिखना चाहिए, एंड देयर बी 4 डिफरेंट एसेज जिनकी सर अपने से इवैल्यूएशन भी करेंगे. तो ऐसे का प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. डोंट neglect this paper and you will see if you prepare right definitely आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है जी, चलिए that was all for the day. Okay दोस्तों, बाय बाय.